अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अब ये कहा जा रहा है कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन जो है वो तब्दील हो रहा है, यानी मगरिब से, यूरोप से, अमेरिका से ताकत का तवाज़ुन जो है वो एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है। अच्छा, अगर हम ये बात तस्लीम ना करें, हम कहें कि नहीं, ताकत का तवाज़ुन नहीं बदल रहा बल्कि ताकत के अंदर तवाज़ुन आ रहा है कि कहां सिर्फ मगरिब ही मगरिब हो गया था और कोई उसके इक्विवेलेंट पावर नहीं थी, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो खराब हो चुकी थी दुनिया में। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर दोबारा पैदा हो रही है। आपके इल्म में है कि जब तक यूएसएसआर था, यानी सोवियत यूनियन था, तो अमेरिका और मगरिब और सोवियत यूनियन की वजह से एक ताकत का तवाज़ुन कायम था। लेकिन अमेरिका ने कोविड वॉर और दीगर तरीकों से यूएसएसआर को ब्रेक किया और फिर सिर्फ मगरिब ही मगरिब रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में ताकत का तवाज़ुन एक बार फिर पैदा हो रहा है, यानी बैलेंस ऑफ पावर हो रही है। अब सवाल उठता है कि ये बात मैं किस बुनियाद पे कर रहा हूं। पहले तो हमें यह बात समझ आती है कि चीन मजबूत हो रहा है, रूस बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ईरान अपने कदमों पे जमा है, अफगानिस्तान का मसला सॉल्व हो रहा है, तुर्की अपनी आवाज़ उठा रहा है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं वो अपनी मौजूदगी का इजहार कर रही हैं, मलेशिया अपनी जगह कायम है। सो एशिया के अंदर जो है वो अब बहुत सी ताकतवर अक़वाम जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि ताकत का तवाज़ुन कायम करने की वजह हैं। ये तो हो गया एक सादा आर्गुमेंट। लेकिन अब हम इसको लेके चलते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा सुपर पावर है उसकी अपनी सूरत हाल क्या है। याद रखिए कि किसी भी रियासत के 4 सतून जो हैं वो उसको सुपर पावर बनाते हैं। उसमें से पहला सतून है, उसको इकोनॉमी कहते हैं, यानी मईशियत। और अगर अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें तो पिछले चंद सालों में उसको काफ़ी धचके पहुंचे हैं। हमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट से बताती हैं कि जो ट्रंप का वक्त गुजरा, यानी डोनाल्ड ट्रंप का दौर जो था, उसमें फेडरल बजट डेफिसिट जो है वो 585 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 984 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यानी कि लगभग कोई 300 यूएस डॉलर, 300 बिलियन, 300 अरब यूएस डॉलर जो है वो फेडरल बजट डेफिसिट में इजाफा हुआ। फिर हम बात अगर करें स्टॉक मार्केट रिटर्न्स की तो उसमें 8% कमी आई। फिर हम बात करें जॉब क्रिएशन की तो उसमें भी एक कमी आई। फिर रियल वेज ग्रोथ की बात करें तो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में कमी आई। सो हम कह सकते हैं कि मईशियत जो है वो कमज़ोर हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई अमेरिका में इस अरसे के दौरान। इस अरसे के दौरान अमेरिकन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हुई। साथ ही साथ आपके इल्म में होना चाहिए कि इस वक्त अमेरिका जो है वो मकरूज भी है, उसने मुख्तलिफ मुल्कों के पैसे भी देने हैं। और उसमें सिर्फ चीन की अगर बात करें तो 18.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मकरूज है अमेरिका चीन से, यानी 18.5 खरब यूएस डॉलर अमेरिका ने सिर्फ चीन को देने हैं। ये वो कर्जा है जो अमेरिका के सर पे है। तो ये सारी सूरत हाल से हमें ये समझ आती है कि अमेरिका की मुआशी हालत पहले से कमजोर हुई है। सो जब एक सतून कमजोर होता है तो पूरी इमारत जो है वो अपनी जगह से हिल जाती है। किसी भी रियासत का दूसरा अहम सतून जो है वो उसका दिफाई निज़ाम या फौज होती है। यूएस मिलिट्री इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। किस हवाले से? इस हवाले से कि दुनिया का 36%, यानी पूरी दुनिया अपनी मिलिट्री पे जितना खर्च करती है उसका 36% सिर्फ यूएस अपनी फौज पे खर्च करता है। यानी अगर हम उसको नंबरों में देखें तो 2013 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया ने अपनी फौज पर 1747 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए, जबकि इन 1747 में से सिर्फ 640 बिलियन अमेरिका ने अपनी फौज पे खर्च किए। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपनी फौज पे पैसा खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और इसके साथ साथ यूएस जो है उसकी जो नेवल फ्लीट है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फ्लीट है, यानी उसका जो बहरी स्ट्रक्चर है, उसके बहरी निज़ाम जो उसकी तंजीम है वो दुनिया की सबसे बड़ी है। और इस वजह से वो दुनिया के किसी भी खित्ते में प्रेजेंस जो है अपनी रख सकते हैं, बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट नेवल फ्लीट इन द वर्ल्ड। उनके पास सबसे ज्यादा बहरी जहाज, लड़ाका जहाज जो हैं वो मौजूद हैं। तो यूएस मिलिट्री इस एतबार से तो बहुत स्ट्रांग है।
लेकिन इसके साथ साथ चंद और हकीकतें हैं जो अमेरिका के दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी और उसकी फ़ौज की कमज़ोरी का इजहार है। वो क्या है? पिछली चंद दिहाइयों में अमेरिकी फ़ौज ने अपने अहदाफ हासिल नहीं किए। आप अपनी फ़ौज किस लिए रखते हैं? अपने सर्टन मकासद हासिल करने के लिए। बीइंग अ सुपर पावर, जब अमेरिका अपनी अफवाज जो है वो मुख्तलिफ अक़वाम में भेजता है तो यकीनन वहाँ अपनी सुप्रीमेसी कायम रखना चाहता है और अपनी मर्जी मनवाना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछली चंद दिहाइयों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान में 20 साल से अमेरिका जंग लड़ रहा है, नेटो फोर्सेस उसका साथ दे रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका को आना पड़ता है तालिबान के साथ डिस्कशन टेबल के ऊपर, क्योंकि अफवाज अपना हदफ जो है वो हासिल नहीं कर पाई। फिर हम बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम के ऊपर बम्बारमेंट की, अपना वेपन इस्तेमाल किया, फौजी भेजे, बड़ा कुछ किया, लेकिन वियतनाम को घुटनों पे नहीं ला सके। वियतनाम जो है वो अल्टीमेटली जीता और अमेरिका को वापस उसके अफवाज को वापस आना पड़ा। तो हम ये दो मिसालें दें तो काफ़ी है। अगर आप साथ ये कहें कि नहीं नहीं अमेरिकन फौज ने रूस को तो हराया, तो इसमें भी हमें हकीकत समझनी चाहिए कि रूस के साथ अमेरिका ने डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी बल्कि कोवर्ट वॉर लड़ी, और उस कोवर्ट वॉर में पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है और पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसे इस्तेमाल किया गया। तो ये क्रेडिट बुनियादी तौर पे मरहूम ज़ियाउल हक साहब या मरहूम जनरल हमीद गुल को जाता है कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, फिर एक गुरिल्ला स्ट्रैटेजी बनाई, गुरिल्ला वार की, और फिर लोगों को इक्विप किया और अफगानिस्तान में रिटेलिएट किया रूस के खिलाफ, उस वक्त के यूएसएसआर के खिलाफ। तो ये अल्टीमेटली सेहरा अमेरिकन फौज के सर नहीं जाता। अमेरिकन फौज के पास पिछली चंद दिहाइयों में कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं है। यहां तक तो बात ठीक है कि अमेरिकन फौज आई, इराक में, लीबिया में घुस गई, उसने खलीज फारस में जिन ममालिक पे कब्जा करना तो घुस गई, बम्बार्टमेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन अपने हदफ को हासिल नहीं कर सके और अल्टीमेटली उन्हें मुख्तलिफ ग्रुप के साथ डिस्कशन टेबल पे आना पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तालिबान के साथ डिस्कशन टेबल पे आना है। हम चाहते हैं कि ये अमन जो प्रोसेस है ये जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिकन फौज जो है और उसका जो दिफाई निज़ाम है वो चंद दिहाइयों में ये बात साबित कर चुका है कि वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। बेशक वो बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर अपने वेपन्स पे और अपनी मिलिटरी स्ट्रेंथ के ऊपर खर्च करते हैं। किसी भी रियासत का तीसरा अहम सतून जिसके ऊपर रियासत की इमारत जो है वो मजबूती से खड़ी होती है और दूसरों को फिर धौंस जमा सकती है, वो सतून जो है उसको कहते हैं बैरूनी असरो रसूख या असरो नफूज। यानी आप दूसरों को कितना कायल कर सकते हैं या दूसरों से अपनी बात कितनी मनवा सकते हैं। आपके इल्म में है कि एक वक्त था कि अमेरिका का फोन आता था तो जवाब आता था यस सर हम ये कर देंगे, लेकिन अब क्या होता है, अमेरिका कहता है तो हम कहते हैं कि नो मोर सर, वी विल लुक इन टू द मैटर एंड वी विल सी कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो उधर से एक वक्त में डू मोर आता था और हम कहते थे यस सर, और अब वहां से आता है डू मोर तो हम कहते हैं नो मोर, लेट अस लुक इनटू द सिचुएशन। ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपनी तकारीर में कई बार ये बात कही है कि नो टू डू मोर। हम देखेंगे हमने क्या करना है, हम डू मोर के ऊपर अब यस नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि पहले अमेरिका की हर बात पे यस कहने वाले ममालिक जो हैं वो अब अमेरिका को जवाब में कहते हैं लेट अस लुक इनटू द मैटर। क्या अमेरिका के कहने पे हर एक अब यस सर कहता है? तो ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के ये जो तीसरा सतून है बैरूनी असरो नफूज और बैरूनी डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, उसमें भी कमजोरी आई है वक्त के साथ। किसी भी रियासत का चौथा अहम सतून जो है वो उसका अंदरूनी मुल्की निज़ाम होता है, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, अदालती निज़ाम हो, जनरल माशरती निज़ाम हो। उसमें जितनी कमज़ोरी आती है इसका मतलब है वो सतून भी कमज़ोर हो रहा है। अमेरिका की अगर बात करें तो पिछले चंद सालों में हमने देखा कि अमेरिकन अवाम जो है वो जमहूरियत पे अब वहां यकीन नहीं रखती। इसका मतलब है कि उनका अंदरूनी सियासी ढांचा जो है वो कमजोर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए तो एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसने ये कहा कि ये इलेक्शन चोरी हो गया।
जो बाइडेन जो है वो अब जीत गए हैं, तो एक बड़े ट्रंप के जो वोटर्स थे बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा कि इलेक्शन चोरी हो गया। तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदरूनी निजाम में, सियासी निजाम पे अमेरिकन का एतमाद जो है वो शेक हो गया है, कमजोर हो गया है। फिर हम बात करें ब्लैक लाइफ मैटर और ब्लैक पीपल मैटर, तो अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनको अब यकीन नहीं है कि उनका मुल्की निजाम उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सियाह फाम अफराद फेस करते हैं गोरों के मजालिम मुख्तलिफ शक्लों में और वो उसके ऊपर आवाज बुलंद करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अमेरिकन अवाम है वो सियासी निजाम से मुतनफिर है, वो इंटरनल जो सिक्योरिटी और जो इदारे हैं जो प्रोटेक्शन देने के लिए हैं उस पे लोगों का एतमाद उठ चुका है। और तीसरा, अदालती निजाम के ऊपर भी उनका यकीन अब उस तरह नहीं है, इलेक्शन पे उनका यकीन नहीं है, जमहूरियत पे उनका यकीन डामाडोल हो चुका है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का अंदरूनी मुल्की निजाम जो है वो भी वक्त के साथ कमजोर हुआ है। इन चारों सतूनों को अगर अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो ये चारों सतून कमजोर हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका डामाडोल हो चुका है। डामाडोल जो है ये एक स्लैंग है जिसका मतलब है कि वो शेक हो गया है, वो अपनी जगह से हिल चुका है। ऑन दी अदर हैंड, यही चार चीजें हम रशिया और चाइना पे रख के देख सकते हैं कि वहां पे ये चार सतून मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं, और ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।